ओके जी, गुड इवनिंग क्लास। राइट डाउन द हेडिंग सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब आप हेडिंग डालो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, उसमें सब हेडिंग बनाओ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ये थोड़ा आज बोर्ड प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हमें पढ़नी है, लाइक हमें पढ़ना है सबसे पहले डिसॉल्यूशन क्या होता है, डिसॉल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये सारी टर्म्स हमें देखनी है, ठीक है। वेपर प्रेशर थोड़ा आगे का टॉपिक है, बीच में और भी टॉपिक आ रहे थे तो मैंने कहा लेट्स से, मैंने सोचा कि ऑर्डर में ही चलते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है डिसॉल्यूशन? हम कैटेगरी कौन सी देख रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड वाली। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। याद करो मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट सॉलिड हुआ तो सॉलिड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट लिक्विड हुआ तो लिक्विड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट गैस हुआ तो गैसियस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तो सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है। और उसमें भी मैंने सॉल्यूट कौन सा लिया है? सॉलिड। तो सॉलिड इन लिक्विड का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको पता है, ऑलरेडी पता है, क्या मुझे बता सकते हो? सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट को उठा के पानी में डाल दो, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन इसी की कैटेगरी का एग्जांपल है। सॉल्ट सॉल्यूशन इसी की कैटेगरी का एग्जांपल है। और कोई एग्जांपल? शुगर सॉल्यूशन, ये तो बड़े कॉमन एग्जांपल है जो आप लोग मुझे बोल रहे हो। तो आपने लिया एक बीकर, सारी टर्म्स पहले समझ लो, फिर इकट्ठा लिखवा दूंगा, ठीक है। आपने लिया बीकर और बीकर में लेट से आपने 100 ml का डिस्टिल वाटर ले लिया। ml डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। आपने इसमें शुगर ऐड करना शुरू करा, आपने इसमें शुगर ऐड करना शुरू करा। तो मैंने आपको बताया था जिसे ऐड करते हैं उसे सॉल्यूट, जिसके अंदर ऐड करते हैं उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो आपने शुगर ऐड करा, तो जब शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिसॉल्यूशन, ठीक है। सब लिखवाऊंगा मैं, अभी समझ लो, बड़ी सिंपल सी टर्म्स हैं सारी की सारी, ठीक है ना। तो जब शुगर या सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा तो उसे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन, ठीक है जी। क्लियर हो गया? अब आप शुगर ऐड कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, फिर फर्दर ऐड करा, फिर डिसॉल्व करा, फिर फर्दर ऐड करा, फिर डिसॉल्व करा, फिर फर्दर ऐड करा, फिर डिसॉल्व करा। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब शुगर फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ऐसा होता है ना भाई। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी 6 से 7 के लिए केमिस्ट्री की क्लास के लिए बुलाया, ठीक है। आपको 6 से 7 पढ़ा दिया, मैंने क्या करा, आपको ज़बरदस्ती 7 से 8 भी बढ़ा दिया। चलो आपने पढ़ लिया, जैसे तैसे करके पढ़ लिया, ठीक है। आपको समझ में भी आया, ऑल्दो थोड़ा स्पीड, ग्रेस्पिंग पावर थोड़ी कम हो गई क्योंकि ऑलरेडी आप थके हुए थे, 6 से 7 के अंदर थक गए। मैंने 7 से 8 और पढ़ा दिया और थक गए,
तो समझ पाओगे आराम से, बट थोड़ी परेशानी होगी, थका थका सा फील कर रहे होगे। और अगर मैंने आपको 8 से 9 भी पढ़ा दिया, फिर तो बोलोगे सर अब हमसे नहीं हो पाएगा। मैं आपको कितनी भी कोशिश कर लूँगा ना पढ़ाने की, मैं जो भी आपको समझाऊँगा, कोई भी टॉपिक आपको समझाऊँगा रिलेटेड टू सॉल्यूशन, तो वो डेटा आपके पास स्पीडली आएगा, वो डेटा आपके पास स्पीडली आएगा और आपके बाउंड्री से, खोपड़ी की बाउंड्री से होते हुए निकल जाएगा। तो आप बोलते हो सर अब हमसे नहीं हो रहा, सैचुरेशन आ गया है। तो इधर भी तो वही मतलब है, आपने शुगर ऐड करा, डिज़ोल्व करा, ठीक है, हो गई डिज़ोल्व, 5 ग्राम ऐड कर दी, फिर 5 ग्राम ऐड कर दी, फिर 5 ग्राम ऐड कर दी। ऐसे करते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसके अंदर सॉल्यूट फर्दर डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, ठीक है। उस स्टेज को या ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो पहले मैंने बताया आपको डिज़ोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि सॉल्यूट आपका डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि आप सॉल्यूट को ऐड करते रहे, डिज़ोल्व करते रहे, ऐड करते रहे, डिज़ोल्व करते रहे, ऐड करते रहे, डिज़ोल्व करते रहे। एक स्टेज ऐसी आ गई जब सॉल्यूट फर्दर डिज़ोल्व होना बंद हो गया, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इतना समझ में आ गया? तो वैसे ये घर पे एक बारी मैंने एक्सपेरिमेंट करा था जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ा था मैंने, स्कूल में टीचर ने पढ़ाया, मैंने कहा लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। तो घर में ना कोई था नहीं उस केस में, तो मैं अपना ये गैस स्टोव वगैरह ऑपरेट कर लेता हूँ, मुझे सब पता है चीज़ें कहाँ रखी होती थी। मैंने एक पतीला लिया, पानी डाला और शुगर ऐड करना शुरू करा। तो पहले तो नॉर्मली डिज़ोल्व कर रहा था, नॉर्मली मतलब रूम टेम्परेचर पे डिज़ोल्व कर रहा था। रूम टेम्परेचर में एक हद तक ही डिज़ोल्व हो पाएगा शुगर। फिर मेरे दिमाग में आया लेट्स गिव सम टेम्परेचर। मैंने फिर गैस स्टोव ऑन करा, पतीले को उस पर रख दिया, वो फर्दर शुगर डिज़ोल्व होना शुरू हो गया। ऐसे करते करते मैंने एक बॉक्स चीनी का ख़त्म कर दिया। फिर मैं रुक गया क्योंकि वो डिज़ोल्व होते जा रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मम्मी से कौन बचाएगा। तो इसे आप परफॉर्म कर सकते हो घर पे। हाँ, पानी का अमाउंट कम ले लेना, मैंने पानी ज़्यादा लिया था, आप थोड़ा सा पानी लेना, चाशनी बन जाएगी। तब तक डिज़ोल्व करते रहना जब तक शुगर फर्दर डिज़ोल्व होना ना बंद हो जाए, थिक सा लिक्विड बनेगा। तो इसे आप परफॉर्म कर सकते हो। एनीवेज, डिज़ोल्यूशन क्लियर हो गया। डिज़ोल्यूशन के अंदर क्या होता है जब सॉल्यूट आपका डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट फर्दर डिज़ोल्व नहीं होता। आप कितना भी उठा के सॉल्यूट डाल दो, नहीं होगा डिज़ोल्व। ये इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। ये टर्म अब आएगी समझ में आपको, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। भाई आपको देखो, अगर मैं आपको डेटा दे दूं कि 100 ग्राम के पानी के अंदर इतनी शुगर ऐड करते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, तो ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर ने मेरे को इतना बताया था। 50 ग्राम, लेट से एक नंबर ले रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता वो नंबर, ठीक है। लेट से आपने 50 ग्राम, मैंने आपको बोला 50 ग्राम की शुगर ऐड कर दो 100 ग्राम के अंदर, 100 ग्राम के पानी के अंदर या 100 ml के पानी के अंदर, तो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आप उतनी ही ऐड करोगे। बट अगर आपको नंबर ना पता हो तो आप खुद से उसको आइडेंटिफाई करोगे, साथ में लिखते रहोगे, अब मैंने 10 ग्राम ऐड कर दी, अब मैंने 10 फर्दर ऐड कर दी, अब मैंने 10 फर्दर ऐड कर दी। तो अनजाने में आप शुगर ज़्यादा डाल दोगे। जब शुगर नहीं डिज़ोल्व होगी और आपको दिख रहा होगा कि यार अब डिज़ोल्व नहीं हो रही है, सारी की सारी शुगर सरफेस पे रह गई है, कुछ बल्क में चली गई है, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, तभी तो आप बोलोगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। तो लेट्स से आपने शुगर डाली, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में शुगर डिज़ोल्व नहीं होती है, तो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, है ना। ये मानते हो? क्लियर हो गया। तो इस स्टेज पर अब सुन लो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस स्टेज पर क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन में से कुछ मॉलिक्यूल निकल के सॉलिड शुगर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। मेरी वर्ड्स को बहुत ध्यान सुनना। आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो ये शुगर सॉल्यूशन है, ये शुगर सॉल्यूशन है, मानते हो बात। और ये जो शुगर के क्रिस्टल्स है ये अनडिजॉल्व्ड शुगर है, अनडिजॉल्व्ड शुगर है। इतना क्लियर हो गया। ये सिनेरियो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे ही ऑब्जर्व होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से पहले नहीं होगा।
क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से पहले तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता रहता है उसे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होगा क्या, यहाँ से शुगर सॉल्यूशन से शुगर के मॉलिक्यूल्स अनडिसॉल्व्ड शुगर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और आप लोगों ने पढ़ा था 11th के अंदर कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो लेट्स से शुगर सॉल्यूशन में से 10 मॉलिक्यूल निकल के अनडिसॉल्व्ड शुगर के ऊपर चले गए हैं। तो अब सुनो ध्यान से, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान समझना है। आई रिपीट, शुगर सॉल्यूशन में से शुगर के 10 मॉलिक्यूल निकल के अनडिसॉल्व्ड शुगर पे चले गए हैं। अनडिसॉल्व्ड शुगर में से उतने ही मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में चले जाएंगे। 10 गए तो 10 सॉल्यूशन में चले जाएंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तभी तो बोला जाता है इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। देखने में लगता है कि इक्विलिब्रियम नहीं चल रहा, बट इक्विलिब्रियम चल रहा होता है। तो डिसॉल्यूशन क्लियर हो गया। डिसॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, शुगर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या होता है, शुगर अनडिसॉल्व्ड शुगर के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, बट एट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सारा सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो कब ऑब्जर्व होगा, जब सॉल्यूशन आपका क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट्स फर्दर डिसॉल्व नहीं होते। अब चलते हैं इधर, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता रहता है। आप डालो सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर, डिसॉल्व करो, हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब इधर चलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इन प्रीवियस क्लास, 11th क्लास में पढ़ाई। अब आप मुझे बताएंगे सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है। आपको तो एक्सप्रेशंस ही बदल गए। ये 9th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। अच्छा सुनो, चलो, जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करोगे तो उसके अंदर शुगर की मैक्सिमम अमाउंट जाएगी ना। भाई आपने 5 ग्राम डाला, डिसॉल्व हो गया, फर्दर 5 डाला, डिसॉल्व हो गया, फर्दर 5 डाला, डिसॉल्व हो गया, फर्दर 5 डाला, डिसॉल्व हो गया सॉरी। कभी तो एक स्टेज आएगी जब शुगर फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, कभी तो आएगी। लेट्स से वो 25 ग्राम पे वो स्टेज आ गई। लेट्स से एक ऐसी नंबर ले लिया कि 25 ग्राम की शुगर जब मैंने इसके अंदर ऐड करी तो शुगर अब डिसॉल्व होना बंद हो गया, मतलब इसके फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा। 25 मेरा लास्ट था। तो आप मुझे ये बताओ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट गया? 25 ग्राम। इसे ही सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन होती क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a fixed amount of solvent to obtain a saturated solution, या insaturated solution is known as solubility। तो सारी टर्म्स क्लियर हो गई। तो लिखना शुरू करो। सबसे पहले डिसॉल्यूशन। इसमें आप लिख लो, चलो लिखो, when solid solute, when solid solute dissolves in liquid solvent, when solid solute dissolves in liquid solvent, then this process is known as dissolution. Then this process is known as dissolution. ठीक है ना। जब सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन। नेक्स्ट लाइन से लिखो, क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस इन विच सॉलिड सॉल्यूट
द प्रोसेस इन विच सॉलिड सॉल्यूट गेट्स separated, solid solute gets separated, the process in which solid solute gets separated out of the solution is known as crystallization. Is known as crystallization. ठीक है ना? और डिसोल्यूशन के लिए क्या लिखवाया है? When the process in which solid solute dissolves in liquid solvent. The process in which solid solute dissolves in liquid solvent. This process is known as dissolution. ठीक जी. नेक्स्ट टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यहाँ लिख रहा हूँ. नेक्स्ट टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. द solution in which solute keeps on dissolving. क्या उल्टा होगा? ओह हाँ सॉरी. अरे ये लो ना, बस हो गया. ये लो बस UN लगा दिया आगे. द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट कीप्स ऑन डिजॉल्विंग इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व होता रहता है उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. थैंक यू बताने के लिए, वरना गलत चीज़ चले जाती. ऑन कैमरा गलत चीज़ चले जाती. सैचुरेटेड सॉल्यूशन द सॉल्यूशन in which no more solute dissolves is known as saturated solution. ठीक है. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है ना. तो 1 2 3 4 कवर हो गए. अब चलते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ. राइट हैंड साइड वाला पोर्शन रब कर दूं. हमें इस चैप्टर के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन ही फोकस करना है सबसे ज़्यादा. ठीक है. नेक्स्ट टर्म है सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट टर्म है सॉल्युबिलिटी.
the maximum amount of solute that can dissolve in fixed amount of solvent is known as solubility. ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट के सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का जो भी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होता है उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. आगे बढ़े, नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी solubility of a solid in liquid. Factors affecting the solubility of a solid in a liquid. Factors affecting the solubility of a solid in liquid. दो फैक्टर है, लिखो, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट पहला फैक्टर. दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर. फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड. फैक्टर्स affecting the solubility of solid in liquid. पहला फैक्टर क्या लिखवाया है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. दूसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर. ठीक है जी. सॉल्युबिलिटी में एक पॉइंट छोटा सा ऐड करा देता हूँ. जैसे मैंने आपको क्या लिखवाया है, सॉल्युबिलिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. फिक्स्ड अमाउंट के सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होता है उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. वो फिक्स्ड अमाउंट कितना होता है, 100 ग्राम. ठीक है ना, लिख देता हूँ यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट, यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं 100 ग्राम. ठीक है ना, ये एक परफेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी. 100 ग्राम के सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होता है उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. ठीक है जी. आई रिपीट, सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड अमाउंट के सॉल्वेंट के अंदर दैट इज़ 100 ग्राम के सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट, सॉल्यूट का मैक्सिमम कितना अमाउंट डिसॉल्व होता है उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. फिर हमें फैक्टर्स पढ़ने हैं कि सॉल्युबिलिटी को, ये लिखा ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये हमें डिस्कस करना है. तो दो फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है टेम्परेचर. तो यही वाला फैक्टर आज कवर हो पाएगा, सो कल देखेंगे. तो ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास. याद दिलाओ मुझे, सॉल्युबिलिटी के लिए क्या कॉन्सेप्ट हम लोग देखते थे कि कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस पे सॉल्युबल होगा तो किस बेसिस पे सॉल्युबल होगा, क्या देखते थे हम, कुछ था कोई कॉन्सेप्ट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर में ही डिसॉल्व होता है, पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है. तो लिखो इसके अंदर. अब इतना बड़ा बुक के अंदर पैराग्राफ है, उतना बड़ा तो नहीं लिखवाएंगे, बट हम ब्रीफ में लिखवा देंगे. पहला फैक्टर को हेडिंग बना लो और इसे ही डिस्कस करते हैं अच्छे से.
ठीक है, पहला फैक्टर देख रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें आपने क्या लाइन याद रखनी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर कंपाउंड, मतलब पोलर कंपाउंड डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है ना, पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर कंपाउंड dissolves in non-polar solvent। ठीक है जी, आई रिपीट, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, मतलब पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl को उठाया पानी में डाल दिया, NaCl भी पोलर होता है, वाटर भी पोलर होता है, तो NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, NaCl dissolves in water, क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। इतना क्लियर है। बट अगर आप NaCl को NaCl does not dissolve in बेंजीन, क्योंकि NaCl तो पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है ना, तो कोई और नॉन पोलर कंपाउंड ले लो। N-हेक्सेन आपका नॉन पोलर होता है, डिसॉल्व्स इन बेंजीन, ये भी नॉन पोलर होता है। ठीक है ना, तो एक जनरल सा क्राइटेरिया आपने रखना है, पोलर कंपाउंड डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो मैंने एग्जांपल भी लिया, NaCl को लिया, पानी में उठा के डाल दिया, डिसॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप NaCl को उठा के बेंजीन में डालोगे, डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि NaCl क्या है, पोलर, बेंजीन क्या है, नॉन पोलर। N-हेक्सेन लिया, ठीक है, ये पोलर ये नॉन पोलर कंपाउंड है, इसको उठा के बेंजीन में डाला तो डिसॉल्व हो जाएगा। बट N-हेक्सेन को N-हेक्सेन डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है जी, अब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है आप लोगों के लिए कि ये जो NaCl पानी में डिसॉल्व हो जाता है, क्यों हो जाता है। अब रीजंस पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया, एक सिंपल सा क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया कि लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। क्वेश्चन ये डिस्कस करना है क्यों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, NaCl पानी में काहे डिसॉल्व हो जाता है, NaCl पानी में क्यों डिसॉल्व हो जाता है। 11th में पढ़ा आप लोगों ने, वो तो मैंने ही बता दिया, आप रीज़न तो बताओ क्यों। इजी है, पढ़ा रखा है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया, डाइपोल मोमेंट कहाँ से ला रहे हो। देखो सबसे पहले लो आप NaCl, पानी में उठा के डाला, क्या हो जाता है, Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। ठीक है, यही हमें डिस्कस करना है कि NaCl को उठा के जब पानी में डालते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं। अभी समझ लो, कम से कम 10 मिनट का तो ये अकेला टॉपिक है ये। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले NaCl डिसोशिएट करेगा और आपको आयंस देगा, सिर्फ आयंस। तो आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, जब एक मोल के आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करते हैं
तो जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। सुनते जाना, सब रिलेट करूँगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है ना, एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो यहाँ अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, NaCl डिसोशिएट करेगा, Na+ और Cl- में बन जाएगा। NaCl डिसोशिएट करके आपको Na+ और Cl- दे देगा। और आप लोगों को पता है जब आयनिक कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है तो जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। यानी कि यहाँ पे आपने लैटिस एंथैल्पी सप्लाई करी और लैटिस एंथैल्पी को U0 से डिनोट करते हैं। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? ये एनर्जी कहाँ से आई, मैं तो अपनी जेब से नहीं दूंगा। पहली बात, मैंने बोल तो दिया है कि हम लैटिस एंथैल्पी सप्लाई करेंगे, बट मैं उसका खर्चा नहीं करूँगा। तो कहीं से तो एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी, देखते जाओ, पूरी चेन बनाऊँगा, आई मीन साइकिल बनेगी पूरी, ठीक है। अब देखो, NaCl लो, उठा के पानी में डाल दो। ये सारा प्रोसेस पानी के अंदर हो रहा है, मैं इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे आप NaCl को लिखो नहीं यार, देख लो, NaCl को जब उठा के आप पानी में डालोगे तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, NaCl आपका डिसोशिएट करके आपको Na+ और Cl- देता है, ठीक है जी। और ये इस प्रोसेस के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो एनर्जी आपकी लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को U0 से डिनोट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। Na+ को लिया, उठा के पानी में डाल दिया। पानी में डाल दिया तो क्या होगा, ये रहा Na+। वाटर तो बेसिकली डाइपोल होता है, 11th में पढ़ा था, डाइपोल होता है। इस पे 2 पार्शियल माइनस होता है, इस पे पार्शियल प्लस, इस पे पार्शियल प्लस, ठीक है। ये है आयन, ये है डाइपोल, ये है आयन। यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ना इसके, चलो ऊपर ही लिख देता हूँ आयन डाइपोल, कि मुझे पूरा बनाना है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। बना दिया आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। होता क्या है, जब आप Na+ को उठा के पानी में डालते हो ना, तो Na+ अपने अराउंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्यूमुलेट कर लेता है। यहाँ तो मैंने एक ही बनाया है, 6 बनाते हैं। 2 3 4 5 6, 2 पार्शियल माइनस, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस, 2 del माइनस, यहाँ पर H, यहाँ पर H, पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस, H H del प्लस 2 del माइनस, H H del प्लस 2 del माइनस, H H del प्लस 2 del माइनस। लिख दिया 6 वाटर मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 6। नहीं नजर आ 6 वाटर मॉलिक्यूल? आ गए ना नजर? ये जो प्रोसेस हुआ है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अराउंड द कैटायन या अराउंड द आयन इज नोन एज हाइड्रेशन। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रेशन, ठीक है। यहां लिख दूं, द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग, प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अराउंड आयन। अब ये आयन कैटायन भी हो सकता है और अनायन भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा करने से एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन होने से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। बट ये हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी वजह से रिलीज हो रही है? कैटायन की वजह से रिलीज हो रही है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी को बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी ड्यू टू कैटायन या बाय कैटायन, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी बट बाय कैटायन। इतना क्लियर हो गया?
तो जब ये सिनेरियो Na+ के साथ हुआ है तो ये सेम सिनेरियो, सेम तो नहीं, सिमिलर सिनेरियो Cl- के साथ भी तो होगा। Cl- ने कोई पाप करा है? तो ये रब कर दूं, जल्दी लिखो। क्या चीज? कटाइन से क्यों होगा? क्योंकि कटाइन पे है प्लस साइन। वाटर है आपका डाइपोल और वाटर के ऑक्सीजन पे है माइनस साइन। ये प्लस क्या करेगा? वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट कहाँ से अट्रैक्ट करेगा? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जिस पे होगा माइनस साइन, वहाँ से। तो इसलिए इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन बन गया है और इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट वाला पोर्शन रब कर दूं। कभी घर पे रिवीजन करनी हो, उठा के वीडियो चला देना। बाई चांस कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा, वीडियो चला दी। अब लेते हैं Cl- को। Cl- भी तो वाटर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। भाई Cl- भी तो पानी के अंदर है, तो Cl- भी तो वाटर को अट्रैक्ट करेगा। बट वाटर के किस पार्ट से अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाले पार्ट से। और वाटर के अंदर किस पर पॉजिटिव साइन है? हाइड्रोजन पर। बट द पॉइंट इज जो Cl- होता है Na+ के कंपैरेटिवली बड़ा होता है। पहला पॉइंट तो ये रेस करने वाला है। यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, Na+ ने कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करे हैं? 6। वहाँ पे कितने को होल्ड करेगा? 4 को। कैसे होल्ड करेगा देखो। Cl- लिया, यहाँ पर H, ओहो, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर H आ गया, ये हो गया ऑक्सीजन। 2 डेल माइनस, डेल प्लस, डेल प्लस। फिर यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर H आ गया, ये ऑक्सीजन। 2 डेल प्लस, 2 डेल प्लस, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, बड़े आयंस को होल्ड करने के लिए एक मोटे आदमी को आपने रोकना है तो बड़े सारे बंदे लगाने पड़ेंगे ना। बड़े सारे लोग हाथ ऐसे करके रुक जाएंगे। ये मोटा आदमी, ये बड़े सारे हाथ, और एक तरफ कमज़ोर सा, तो एक ही बंदा रोक देगा ऐसे करके। वैसे वो उतना भी कमज़ोर नहीं है Na+, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज़ हुई है, वैसे यहाँ पे भी तो होगी। ये प्रोसेस भी तो हाइड्रेशन ही है, इधर भी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज़ होगी। बट इधर हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रिलीज़ हो रही है अनायन की वजह से रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ लिख लो हाइड्रेशन एंथैल्पी ड्यू टू कैटायन, सॉरी ड्यू टू अनायन। तो मुझे बताओ टोटल हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी हो जाएगी? क्योंकि भाई सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी पानी के अंदर तो ये दोनों आयन प्रेजेंट है। इसने भी हाइड्रेशन शो करा है, इसने भी हाइड्रेशन शो करा है। तो इसकी वजह से भी हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हुई, इसकी वजह से भी हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हुई। तो टोटल हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? दिस प्लस दिस। तो टोटल हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी बाय कैटायन या ड्यू टू कैटायन प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी बाय अनायन। आया समझ में? तो ये वो एनर्जी है जो रिलीज होगी, है ना भाई। आपने NaCl लिया, पानी में डाल दिया, NaCl सबसे पहले डिसोशिएट करेगा Na+ और Cl- के अंदर।
फिर Na+ के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। ऐसा करने से जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी, बट वो कैटायन की वजह से तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ड्यू टू कैटायन। सेम कॉन्सेप्ट Cl- के साथ भी होगा, Cl- के अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट कर जाएंगे, ऐसा करने से एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन करने से एनर्जी रिलीज होगी, बट वो हाइड्रेशन एंथैल्पी अनायन की वजह से होगी। बट मुझे तो Na+ और Cl- की नहीं चाहिए, मुझे तो दोनों की चाहिए, ना तो मुझे Na+ की चाहिए ना तो मुझे Cl- की चाहिए, मुझे दोनों की चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी बाय कैटायन, हाइड्रेशन एंथैल्पी बाय अनायन। ये एनर्जी वो एनर्जी जो रिलीज होती है, तो यही एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो जाती है आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है, एनर्जी ना तो क्रिएट करते हो ना तो आप डिस्ट्रॉय करते हो, एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही थी वही एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो गई आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। समझ में आया पॉइंट। यहाँ से कंक्लूजन सुनो आप, आपका आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो गया, तो यहाँ से कंक्लूजन ये है आपका आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर कब सॉल्युबल होगा, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी किससे, लैटिस एंथैल्पी से। भाई मान लो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 10 की और यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई 9, तो आयनिक कंपाउंड उस केस में डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। वहाँ पे मान लो 10 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आ गई 20, तो डिसॉल्व होगा। अरे भाई चाहिए 10, ये तो 20 भेज रहा है, तो डिसॉल्व हो जाएगा ना। चाहिए 10, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 9 रिलीज हो रही है, तो उसके बाद नहीं डिसॉल्व होगा। तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होगी, आयनिक कंपाउंड विल बी सॉल्युबल। ठीक है जी। और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से कम होगी, आयनिक कंपाउंड विल बी इनसॉल्युबल। तो अब पता लग गया कि हम अपनी जेब से नहीं देते एनर्जी, कहीं एक प्रोसेस हो रहा होता है जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही होती है, वही एनर्जी दूसरे प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज हो जाती है। तो आपको मैंने दिखा दिया सीधा सीधा, ठीक है जी। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा है, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिस्कस करा है, जिसके अंदर मैंने डिसोल्यूशन देखा, जब सॉल्यूट आपका डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर तो उसे डिसोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट फर्दर जिसमें सॉल्यूट, हाँ सही तो बोल रहा था, जिसमें सॉल्यूट फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता रहता है। क्रिस्टलाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉल्यूट सॉल्यूशन से सेपरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, 100 ग्राम के सॉल्वेंट के अंदर, जो फिक्स्ड है मेरा, 100 ग्राम के सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखा, जिसमें 2 फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। एक फैक्टर भी अभी पूरा नहीं हुआ, इसमें भी 1-2 पॉइंट छोटे छोटे रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखा, इसमें पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसके अंदर क्या पढ़ाया मैंने आपको, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, ठीक है। एग्जांपल लिया मैंने NaCl को लिया, उठा के पानी में डाल दिया, डिसॉल्व हो गया। NaCl को फिर से लिया, उठा के बेंजीन में डाला, डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है जी। N-हेक्सेन लिया, उठा के पानी में डाला, डिसॉल्व नहीं हुआ। N-हेक्सेन को उठा के नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दोगे ना, लेट्स से बेंजीन में उठा के डाल दिया, लेट्स से पेट्रोल में उठा के डाल दिया, तो डिसॉल्व हो जाएगा। फिर हमने आयनिक कंपाउंड की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी को समझने की कोशिश करी। सबसे पहले NaCl डिसोशिएट करेगा Na+ Cl- के अंदर, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। उसके बाद Na+ के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रेशन। ऐसा करने से जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी बाय कैटायन, ठीक है। और आयन और डाइपोल के बीच में जो बॉन्ड है उसे बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Cl- के साथ भी यही होगा, Cl- के अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इस प्रोसेस को भी बोलेंगे हाइड्रेशन। ऐसा करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी बाय अनायन, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, तो दिस प्लस दिस,
और यही एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो रही है यहाँ पर इस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो मैंने कंक्लूड करा कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होगी आयनिक कंपाउंड आपका सॉल्युबल होगा, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से कम होगी आयनिक कंपाउंड आपका सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है जी, इसमें अभी 2-4 पॉइंट्स और रहते थे, उसको वेडनेसडे कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल।